फेसबुक पर किए गए एक मजाक से शुरू होने वाली एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको आखिर तक ऐसा उलझाएगी कि जैसे ये कोई ड्रामा या किसी फिल्म की कहानी है। आखिर तक कई सवालात आपके दिमाग के गोशों में सर उठाते रहेंगे। एक सबक आमोज सच्चा वाकया। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो फेसबुक ज़रूर चलाया होगा और शायद अब भी फेसबुक यूज़ करते ही होंगे। लोग फेसबुक का इस्तेमाल फ्रेंड्स बनाने, मज़े और मजाक करने के लिए भी करते हैं। फेसबुक से एक मजाक साल 2020 में इंडिया के केरल गांव में भी हुआ था। वैसे तो ये एक मामूली फेसबुक प्रैंक था, मगर आप ये सुनकर हिल जाएंगे कि इसी चक्कर में एक दो नहीं बल्कि तीन लोगों की जान चली गई थी। आपने सही सुना, मामूली फेसबुक मजाक के चक्कर में 3 जानें गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फेसबुक प्रैंक 3 लोगों की मौत का सबब बनता है? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज की वीडियो में हम आपको मजाक की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। इतना खौफनाक कि पूरी कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगर नहीं मिस करना चाहते ऐसी कहानियाँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी केरल के कोल्लम ज़िले के एक गांव में रहने वाले वैष्णु के घराने की है। 10वीं पास करने के बाद वैष्णु ITI से एक कोर्स करता है और काम धाम में लग जाता है। जब वैष्णु की उम्र 21 साल थी तभी इसकी मुलाकात रेशमा नाम की एक लड़की से होती है। इस मुलाकात के वक्त रेशमा 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। रेशमा वैष्णु के बड़े भाई रंजीत की बीवी आर्या और वैष्णु की भांजी ग्रेशमा की दोस्त थी। ये तीनों ही हम उम्र थी और इन तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। जब रेशमा की दोस्ती वैष्णु की भाभी आर्या और भांजी ग्रेशमा से थी, इसी वजह से रेशमा अक्सर अपनी दोस्तों से मिलने इनके घर आया करती थी। आने जाने के दौरान में ही वैष्णु की नज़र रेशम पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आगे चलकर दोनों शादी का भी फैसला करते हैं। 2017 में बड़ी धूमधाम से वैष्णु और रेशमा की शादी भी हो जाती है। रेशमा की शादी से आर्या और ग्रेशमा भी काफ़ी खुश होती है और रिश्ते के बंधन में बंधने के बाद इन तीनों की दोस्ती भी पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ काफ़ी अच्छे से गुजरता है और हंसते खेलते किस तरह समय कट जाता है पता भी नहीं चल पाता है। शादी के बाद रेशमा माँ भी बनती है और पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद अगले कुछ महीने भी बड़े अच्छे से गुजरते हैं, मगर एक अरसे बाद रेशमा और वैष्णु के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। कड़वाहट आने की वजह घर में बेटी का जन्म होना नहीं बल्कि घर में एंड्रॉयड फ़ोन का आना था। दरअसल पहले रेशमा सिंपल मोबाइल या अपने हस्बैंड का मोबाइल यूज़ किया करती थी, मगर बीवी की डिमांड पर कुछ महीने पहले वैष्णु इससे एक एंड्रॉयड मोबाइल लाकर देता है। एंड्रॉयड मोबाइल मिलते ही रेशमा इसमें इतनी ज़्यादा खो जाती है कि घर के दूसरे कामों में इसका ध्यान भटकने लगता है और धीरे धीरे रेशमा मोबाइल ही की आदी हो जाती है। वैष्णु को रेशमा की यह हरकत पसंद नहीं आती है और वो दिन भर मोबाइल यूज़ करने की आदत की वजह से रेशमा को टोकना शुरू कर देता है। बस यहीं से रेशमा और वैष्णु में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगती है। इन सब के बावजूद रेशमा मोबाइल चलाना नहीं छोड़ती है। ऐसा होते होते महीना 2 महीने गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि साल भी बदल जाता है, मगर रेशमा की आदत बदलने के बजाय और बिगड़ती चली जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे रेशमा को मोबाइल का नशा हो गया हो। अब साल आ चुका था 2020। वैष्णु और रेशम के रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। 2020 में ही एक दिन वैष्णु के कुछ दोस्त वैष्णु को फ़ोन करते हैं कि हमने तुम्हारी बीवी रेशमा को वर्कला में देखा है। वर्कला वैष्णु के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर एक मशहूर बीच टूरिस्ट था। जब वैष्णु को पता चलता है कि इसकी पत्नी वर्कला वहां गई है तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब रेशमा घर के बाहर कहीं गई थी और उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था। इसलिए फौरन वैष्णु रेशमा को फ़ोन करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? इस पर रेशमा कहती है कि दरअसल बेटी घर में परेशान कर रही थी
इसलिए मैं इसे लेकर बाहर घूमने आ गई हूँ। फोन पर ही वैष्णु और रेशमा की थोड़ी बहुत बहस भी होती है। हालांकि जल्द ही बातचीत नॉर्मल हो जाती है और वैष्णु अपनी बाइक लेकर रेशमा को रिसीव करने चला जाता है, जहां रेशमा बस से उतरती है। यहां से दोनों घर चले जाते हैं। चूंकि साल 2020 में कोरोना बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और काम धंधे भी बुरी तरीके से बंद हो गए थे, इसका असर वैष्णु पर भी आता है और इससे भी काम मिलना बंद हो जाता है। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि वैष्णु को अपना घर तक बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद वैष्णु अपनी बीवी रेशमा को लेकर अपने ससुराल यानी रेशमा के घर रहने चला जाता है। रेशमा के फादर का नाम सदर्शन पलई था, जो पेशे से एक कारपेंटर थे। ये फैमिली के साथ और जाई कोटो नाम की जगह पर रहते थे। अब वैष्णु और रेशमा भी यहीं रहने लगते हैं। अब साल आ चुका था 2021। तारीख थी 5 जनवरी 2021। हर दिन की तरह रेशमा के फादर सदर्शन पली सुबह सुबह उठते हैं और नहाने के बाद पूजा करने के लिए पास के मंदिर में चले जाते हैं। जब वो मंदिर से वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें पास वाले खेत से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आस पास नज़र दौड़ाते हैं मगर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर वो आवाज़ का पीछा करते हुए कुछ कदम आगे जाते हैं तो जो नज़ारा उन्हें दिखता है वो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पास में सूखे पत्तों का ढेर है और इसके नीचे से ही किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो फौरन कुछ ही दूरी पर ठहल रहे अपने दामाद वैष्णु को आवाज़ देते हैं और फौरन अपने पास बुलाते हैं। वैष्णु भागता हुआ वहाँ पर आता है और फिर अपने हाथों से पत्तों को हटाकर देखता है तो वो भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ढेर के नीचे एक बच्चा था। देखने से लग रहा था कि इस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है। शायद किसी ने जन्म के फौरन बाद इस बच्चे को यहाँ लाकर फेंक दिया है। अभी इन लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि ये बच्चा किसका है या इस बच्चे को यहाँ किसने फेंका है। वैष्णु फौरन इस बच्चे को बड़ी एहतियात से वहाँ से उठाता है और उठाकर घर की तरफ भागते हुए आता है। ये एक लड़की थी जो बेहद कमज़ोर थी और इसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि इस बच्ची की नाक भी अब तक नहीं काटी गई थी। वो फौरन बच्ची को कपड़े में लपेटते हैं क्योंकि इसकी हालत बहुत गंभीर लग रही थी। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए वैष्णु इस बच्ची को लेकर इलाके के हॉस्पिटल चला जाता है। बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद वैष्णु इस बात की खबर पुलिस को भी दे देता है। चूंकि छोटी बच्ची दिखने में काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, इसका वजन भी काफ़ी कम था, ऊपर से लावारिस हालत में पड़े होने की वजह से इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसलिए अस्पताल में लाने के बावजूद बच्ची की हालत तेज़ी से बिगड़ती ही जा रही थी और कुछ ही घंटे बाद इसकी मौत हो जाती है। बच्ची की मौत के बाद पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इस मासूम सी बच्ची के साथ इतना जुल्म किसने किया है। पुलिस को शक था कि शायद घर में बेटी के जन्म लेने की वजह से किसी ने इस मासूम को लावारिस हालत में फेंक दिया होगा। एक शक ये भी जताया जाता है कि शायद किसी ने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए झूठी इज्जत की खातिर बच्ची को फेंक कर इसकी जान ले ली है। इसलिए पुलिस अब एक कातिल की तलाश में लग जाती है। इधर वैष्णु और इसके ससुर सदर्शन पली ने लावारिस हालत में पड़ी एक बच्ची को उठाकर न सिर्फ इसका अच्छे से ख्याल रखा था बल्कि आनन फानन में इसे अस्पताल पहुंचाते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का भी सबूत दिया। इसलिए लोग इनकी काफ़ी तारीफ करते हैं। कुछ मीडिया के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं जो इन लोगों से बात करते हैं। रेशमा भी वहाँ पर मौजूद मीडिया के लोगों को बताती है कि हाँ, इनके घर वालों ने ही बच्ची को खेत से बचाकर हॉस्पिटल पहुँचाया है। चूँकि बच्ची अब इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए पुलिस अपना सारा फोकस बच्ची के कातिल को ढूंढने पर लगाती है। मगर कई दिन गुजर जाते हैं, कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या आप में से किसी ने भी गांव के अंदर किसी बाहरी या अनजान इंसान को आते देखा है, मगर किसी ने भी किसी बाहरी इंसान के आने की तस्दीक नहीं की। अब पुलिस इस बात की तहकीक में लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के ही किसी आदमी ने इस बच्ची को बाहर फेंका हो, लेकिन पुलिस को यहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती है।
जब पुलिस की हर जांच फेल हो जाती है तो आखिर में पुलिस बच्चे का डीएनए जांच करवाने का फैसला करती है। वो बच्ची किसकी हो सकती है? इस बात का पता लगाने के लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मेडिकल टीम गांव और आसपास में रहने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है। आसपास रहने वाले बाकी लोगों के साथ साथ इस बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाने वाले वैष्णु और इसकी पत्नी रेशमा का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगर ये पता लगा लिया जाए कि बच्ची किसकी थी तो इस बात का भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि इस बच्ची का कातिल कौन है। डीएनए सैंपल लेने के बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि अमूमन डीएनए रिजल्ट आने में खासकर सरकारी मामले में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसलिए पुलिस भी अगला कदम उठाने से पहले डीएनए रिजल्ट का इंतज़ार करने लगती है। इधर रेशमा और वैष्णु के बीच मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर होने वाली लड़ाइयाँ पहले की तरह ही जारी थी। यहाँ तक कि बीते कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन वैष्णु रेशमा का मोबाइल तोड़ देता है, क्योंकि वैष्णु की जॉब जा चुकी थी और इसके पास काम नहीं था। इसलिए वो रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जाने का फैसला करता है और किस्मत से बहुत जल्दी इससे ये मौका मिल भी जाता है। फरवरी महीने में वो काम करने के लिए अबू धाबी चला जाता है। हालांकि वहाँ जाने से पहले वो अपनी बीवी रेशमा को नया फ़ोन भी खरीद कर दे देता है। अब 2021 के जून का महीना आ चुका था। लावारिस हालत में मिली बच्ची के डीएनए सैंपल को जांच में भेजने के 5 महीने बाद फाइनली पुलिस को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि गांव से जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए थे, इसमें से एक जोड़ी से बच्ची का डीएनए मिला है, मगर जिनसे ये डीएनए मिलता है वो सोच से परे होता है। बच्ची का डीएनए रेशमा और वैष्णु से मिलता है। पुलिस की एक टीम फौरन भागती हुई सदर्शन पली के घर जाती है। जब पुलिस रेशमा के घर वालों को बताती है कि आपकी बेटी रेशमा और दामाद वैष्णु के डीएनए से ही बच्ची का डीएनए पूरी तरह मैच हो रहा है और मेडिकल जांच की बुनियाद पर रेशमा इस बच्ची की मां है, तो वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है और कुछ लोग हंसने भी लगते हैं। कहते हैं कि रेशमा पिछले कई महीनों से हमारे ही घर में रह रही है। अगर इस दौरान वो हमला होती तो भला घर में कैसे किसी को पता नहीं चलता, और अगर ये बच्चा इसी का होता भी तो इससे बच्चे को बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत थी। रेशमा की मां ने भी कहा कि उसने रेशमा को कभी भी हमला नहीं देखा है। पुलिस वालों को ये भी याद दिलाया जाता है कि जिस दिन बच्ची लावारिस हालत में मिली थी, इस दिन आप लोगों ने भी रेशमा को बाहर ही देखा था। रेशमा ने मीडिया के कुछ लोगों से भी बच्ची के वाक़े के मुतालिक बात की थी। रेशमा के घर वालों की बातों में कहीं से कोई झूठ नहीं लग रहा था, मगर दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि बच्ची की बायोलॉजिकल मां रेशमा ही है। ये सब हालात सामने आने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि शायद जांच में कोई गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए फिर से जांच करवाने का फैसला किया जाता है और दोबारा भी रिजल्ट पहले जैसा ही आता है। अब पुलिस को लगने लगता है कि कुछ तो दाल में ज़रूर काला है, इसलिए 22 जुलाई 2021 को पुलिस सीधे रेशमा को गिरफ्तार भी कर लेती है और इससे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब पुलिस की पूछताछ में आगे जो कुछ सामने आता है वो यकीन से परे होता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ पर उतरती है तो रेशमा कबूल करती है कि दरअसल इस बच्चे को उसी ने ही 5 जनवरी 2021 की सुबह जन्म दिया था और सबकी नज़रों से बचाकर इसे पास के खेत में जाकर पत्तों के नीचे छुपा दिया था। पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि रेशमा ने ऐसा क्यों किया। इस पर रेशमा जो खुलासा बयान करती है वो बेहद चौंकाने वाला था। रेशमा बताती है कि हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाती है। यहीं लगभग 1.5 साल पहले फेसबुक पर अनंदू नाम के एक लड़के से इसकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे अनंदू और रेशमा में काफ़ी बातें होने लगती है। रेशमा जो दिन भर मोबाइल पर चिपकी रहती थी, इसकी वजह ये थी कि वो दिन भर फेसबुक के ज़रिए अपने फेसबुक फ्रेंड्स से चैट किया करती थी। हालांकि वैष्णु को कभी भी इस बात की भनक नहीं लग पाई
कि इसकी बीवी फेसबुक पर किसी लड़के से बात कर रही है। बातचीत के दौरान ही रेशमा फेसबुक वाले दोस्त को प्यार करने लगती है। वो दोस्त भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब दोनों हद से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं तो एक दिन रेशमा बताती भी है कि वो शादीशुदा है। इस पर इसका फेसबुक बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे फिर भी शादी कर लूँगा। शादी का प्लान फाइनल करने से पहले रेशमा बॉयफ्रेंड से मिलने को कहती है। वो राज़ी हो जाता है। मिलने की जगह तय करने के बाद एक दिन रेशमा अपने साथ बेटी को लेकर घुमाने के बहाने घर से निकलती है, मगर इस दिन इसका बॉयफ्रेंड अनंदू नहीं आ पाता है। रेशमा पूछताछ के दौरान आगे बताती है कि वो एक दिन अनंदू को बताती है कि मैं हामला हो गई हूँ। इस पर अनंदू कहता है कि मैं तुम्हें शादीशुदा तो कबूल कर सकता हूँ, मगर एक बच्चे के साथ तुम्हें कबूल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम इस बच्चे के जन्म लेते ही इसे ख़त्म कर देना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अनंदू के कहने पर रेशमा चुपचाप इससे पास के खेत में मरने के लिए फेंक देती है, इस बात से अनजान कि वो खेत में पड़ी बच्ची इसी की है। वैष्णु खेत से इसे उठाता है और अस्पताल तक पहुंचाता है। इधर बीवी की गिरफ्तारी की खबर होते ही इसका हस्बैंड वैष्णु भी अबू धाबी से वापस आ जाता है। भारत आते ही वैष्णु भी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां इससे पूछताछ शुरू होती है। अब वैष्णु जो दावा करता है वो और भी हैरान करने वाला होता है। वैष्णु कहता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, मगर कभी भी इससे ऐसा नहीं लगा कि इसकी बीवी हामला है। वैष्णु यहाँ तक कहता है कि जिस सुबह यानी 5 जनवरी की सुबह बच्ची मिली थी, इससे 2 दिन पहले हम दोनों साथ में मंदिर गए थे, मगर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रेशमा हामला है। इतना ही नहीं, जब 4 जनवरी की रात वैष्णु काम से वापस आया था तो रेशमा ने ही रात को 1 बजे दरवाज़ा खोला था। जब रेशमा से वैष्णु के इन दावों के बारे में पूछा गया तो रेशमा कहती है कि वैष्णु सच बोल रहा है, मैंने कभी भी इससे हामला होने की बात नहीं बताई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे के जन्म लेते ही मैं इसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर मार दूंगी, फिर अनंदू के साथ दूसरी शादी कर लूंगी। रेशमा ये भी बताती है कि उसने बच्ची को जन्म देने के बाद छोड़ तो दिया, मगर इसके बाद से अनंदू से इसकी बहुत कम बात हुई है। वो बताती है कि हमने कई बार मिलने का प्लान भी बनाया, मगर मिलने का प्लान अब तक कई बार कैंसिल हो चुका है। ये कन्फर्म होने के बाद कि वो बच्चा रेशमा का ही था। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि रेशमा के हामला होने की बात घर में, यहाँ तक कि इसके हस्बैंड को भी कैसे नहीं हुई, तो इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल चलिए इस कहानी में आए अब तक के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। अब आने वाला मोड़ आपको न सिर्फ चौंका देगा, बल्कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। डीएनए जांच और रेशमा के बयान से बिल्कुल साफ हो गया था कि वो बच्चा रेशमा और वैष्णु का ही था। इस बच्चे को मरने के लिए रेशमा ने ही छोड़ा था। वैष्णु का इसमें कोई हाथ नहीं था, बल्कि रेशमा ने ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड अनंदू के कहने पर किया था। मतलब रेशमा के जुर्म में अनंदू भी बराबर का गुनहगार था। इसलिए पुलिस अब रेशमा के फेसबुक फ्रेंड अनंदू का पता लगाने में लग जाती है, क्योंकि अब तक रेशमा अनंदू से सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही बात कर रही थी। किसी ने अनंदू को देखा नहीं था, इसलिए पुलिस के पास अनंदू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फेसबुक ही एक जरिया था, इसलिए पुलिस की साइबर सेल अनंदू नाम के शख्स की प्रोफाइल का पता लगाने में जुड़ जाती है, मगर कहीं से भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। अनंदू नाम के सैकड़ों फेसबुक अकाउंट खंगाल लिए जाते हैं, मगर रेशमा के अनंदू का कोई अता पता नहीं चलता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को पता चलता है कि रेशमा जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है वो इसकी जेठानी और इसकी स्कूल के ज़माने की दोस्त आर्या के नाम पर है। आर्या के बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वो वैष्णु के बड़े भाई की बीवी है। जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चलता है कि एक मोबाइल जो कभी रेशमा यूज़ करती थी वो भी आर्या ही यूज़ कर रही है।
पुलिस को लगता है कि शायद रेशमा के पुराने मोबाइल से इसके बॉयफ्रेंड आनंदू का कुछ पता लग सकता है। इसलिए पुलिस अब पूछताछ के लिए आर्या को नोटिस जारी करती है और इससे 24 जुलाई को मोबाइल के साथ थाने में आने को कहा जाता है। मगर ये क्या, 24 जुलाई 2021 को आर्या अचानक दिन दिहाड़े गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आर्या के साथ साथ ग्रेष्मा भी गायब। ग्रेष्मा के बारे में भी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ग्रेष्मा भी रेशमा के स्कूल के वक्त की सहेली और इसके हस्बैंड वैष्णु की भांजी थी। पुलिस से पहला केस पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था कि अब ये एक नई मुश्किल इनके सामने आ गई थी। अब इन 2 लापता लड़कियों को खोजने के लिए पुलिस लग जाती है। जांच की शुरुआत आर्या और ग्रेष्मा के घर से ही होती है। तफ्तीश में इनके घरों की तलाशी के दौरान ही पुलिस को ग्रेष्मा का लिखा एक नोट मिलता है। नोट में बस ये लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहती कि बच्ची की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए। अब ये एक लाइन का नोट इस पूरे केस में पुलिस के लिए बड़ा पेच था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस पूरे केस से ग्रेष्मा का क्या लेना देना है। अब पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है और आसपास की सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। एक जगह की सीसीटीवी की फुटेज में आर्या और ग्रेष्मा साथ में दिखाई देती हैं। दिन भर इन दोनों की खोजबीन जारी रहती है मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2021 को पुलिस को खबर मिलती है कि पास के ही अटेर अंधी में 2 लड़कियों की लाश है। आनन फानन में पुलिस वहां जाती है और नदी से लाशों को निकलवाया जाता है। इन दोनों लड़कियों की पहचान 23 साल की आर्या और 19 साल की ग्रेष्मा के तौर पर की जाती है। पोस्टमार्टम में इन दोनों से किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती की पुष्टि नहीं होती है और ना ही जिस्म पर किसी भी तरह के चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबने को बताया जाता है। ये मामला खुदकुशी का ही लग रहा था। अब ऐसे में नया सवाल ये था कि आखिर इन दोनों ने एक साथ खुदकुशी क्यों कर ली और इस पूरे केस से इनका क्या लेना देना था। जब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलती है तो जो खुलासा होता है वो और भी हिलाने वाला होता है। पुलिस की पूछताछ के दौरान रेशमा और आर्या की सास यानी वैष्णु की मां बताती है कि कल ही आर्या ने मुझे बताया था कि कभी ग्रेष्मा ने ही आनंदू नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी और अपनी मामी यानी रेशमा से मजाक करने के लिए इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और फिर आनंदू बनकर इससे बात करने लगी थी। कुछ दिनों बाद ग्रेष्मा फर्जी अकाउंट के बारे में अपनी बड़ी मामी यानी आर्या को भी बताती है और फिर आर्या और ग्रेष्मा मिलकर बस रेशमा के साथ मजाक करने के लिए महीनों तक इससे आनंदू बनकर प्यार भरी बातें और प्यार का नाटक करती रहती है। आगे जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ग्रेष्मा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। कुछ और जानकारी निकाली जाती है तो वो भी बताता है कि कुछ ही दिन पहले ग्रेष्मा ने इससे बताया था कि वो आनंदू नाम से एक फेसबुक आईडी बनाकर कई महीनों से रेशमा से बात कर रही है। रेशमा आनंदू के प्यार में पागल है। पूछताछ में खुलासा होता है कि वो ग्रेष्मा ही थी जिससे आनंदू समझकर रेशमा अपने हामला होने की बात बताती है। इसके बाद आनंदू कहती है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो बच्चे को जन्म लेते ही मार दो। बस इसी के बाद रेशमा बच्ची को जन्म देते ही मार देती है। कुल मिलाकर रेशमा यही समझती रही कि वो किसी आनंदू नाम के लड़के से बात कर रही है, जबकि हकीकत में वो इसकी जेठानी आर्या और बांजी ग्रेष्मा थी। आनंदू तो बस एक ख्याल था। जब रेशमा की गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद पूछताछ के लिए आर्या को भी हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो आर्या और ग्रेष्मा दोनों बुरी तरह से डर जाती है और उन्हें लगने लगता है कि अब बच्ची के कत्ल का इल्ज़ाम इन्हीं के सर पर आएगा और उन्हें ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ही आनंदू बनकर रेशमा से बच्चे को मारने के लिए कहा था। बस इसी डर से दोनों लड़कियां नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेती हैं, जबकि पुलिस ने सिर्फ रेशमा के पुराने मोबाइल की तफ्तीश करने और इस मोबाइल को जांच में शामिल करने के लिए आर्या को पेश होने का आर्डर दिया था।
चलिए अब हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं जो अब भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत 9 महीने तक हामला रहे और इस बारे में किसी को पता न चले, और तो और वो अकेले ही बच्ची को जन्म भी दे दे। दरअसल पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा की मां और इसका हस्बैंड भी बताता है कि पिछले कई महीनों से रेशमा सिर्फ बहुत ही ढीले डाले कपड़े पहना करती थी। ऐसा रेशमा अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए करती थी। इसके अलावा रेशमा के पास से एक डमी टिकटिंग बेल्ट भी बरामद हुआ है। वो अक्सर ये बेल्ट लगा कर रखती थी ताकि किसी को भी इसका उभरा हुआ पेट न दिखाई दे। इसके अलावा मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो ये भी मुमकिन है कि कोई औरत 9 महीने तक हामला रहे और इसके शरीर में कोई बदलाव भी ना हो। यहाँ तक कि कई बार तो बच्चे के जन्म से चंद घंटे पहले पता चलता है कि औरत हामला है। इस सूरत हाल को मेडिकल साइंस में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं न कहीं रेशमा की प्रेगनेंसी भी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी, इसलिए किसी को भी, यहाँ तक कि इसके हस्बैंड को भी इसके हामला होने का पता नहीं चला। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ बनने वाली औरत को भी प्रेगनेंसी की फीलिंग्स नहीं हो पाती हैं। 2019 में एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल एरन लैंगमैन ने भी खुलासा किया था कि अचानक से उन्हें पेट में दर्द हुआ और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जबकि इससे पहले उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हामला है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के वाक़यात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, फिर भी ऐसे मामलात कभी ना कभी वकूअ पजीर होते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा वजनी या बेहद फिट औरत में भी प्रेगनेंसी का पता नहीं लग पाता है। शायद यही सब वो वजह रही जिस कारण किसी को भी रेशमा की प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। अगर मान लेते हैं कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी तो कम से कम डिलीवरी के दौरान तो इससे दर्द हुआ ही होगा। अकेले डिलीवरी करना लगभग नामुमकिन सा होता है। फिर रेशमा ने ये कैसे किया होगा? इसका करेक्ट जवाब मिल ही नहीं पाया, लेकिन मेरे ख्याल में ये मानना आसान है बनिस्बत क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के, क्योंकि अकेले में बच्चे को जन्म देने के बहुत से वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं। या फिर हम बस इतना कह सकते हैं कि शायद रेशमा फेसबुक बॉयफ्रेंड आनंदू के प्यार में पागल थी और इसी पागलपन में उसने अकेले ही बच्ची को जन्म दे दिया और इससे अपने ही हाथों से मरने के लिए छोड़ भी दिया। या फिर रेशमा ने ये सब कुछ ख्याली आनंदू के प्यार की ताकत के सहारे कर लिया। एक सवाल ये भी उठता है कि भले ही रेशमा ये नहीं जानती थी कि असल में आनंदू है ही नहीं, इसके साथ मजाक हो रहा है, मगर ग्रेशमा और आर्या को तो सच्चाई पता थी, तो इसके बावजूद उन दोनों ने रेशमा के बच्चे के जन्म लेते ही इससे मारने को क्यों कह दिया? दरअसल घर के दूसरे लोगों की तरह रेशमा की प्रेगनेंसी का पता आर्या और ग्रेशमा को भी नहीं चलता है। इस वजह से ग्रेशमा और आर्या को लगता है कि रेशमा प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही है, इसलिए दोनों मजाक जारी रखते हुए रेशमा से बच्चे को जन्म लेने के बाद मारने के लिए कह देते हैं। चूंकि रेशमा ने सच में बच्चे को जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था और बच्चे की मौत के बाद पुलिस कातिल की तलाश में थी, इसलिए रेशमा की गिरफ्तारी और पुलिस के नोटिस के बाद आर्या और ग्रेशमा को राज खुलने का डर सताने लगता है और दोनों डर के मारे खुदकुशी कर लेती हैं। इधर रेशमा भी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है, वहीं इसका पूरा घराना इस मजाक की कीमत चुका रहा है। इस पूरे केस को इस इलाके के पुलिस स्टेशन के ECPY निजामुद्दीन खुद ही हैंडल कर रहे थे और इन्हीं की ईमानदाराना कोशिशों का नतीजा रहा कि इस मजाक के खौफनाक अंजाम से पर्दा उठ पाया और इस बच्ची की कातिल माँ का पता चल पाया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी नज़र में इस केस में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर तो ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी से सबक ले सकें और कभी आर्या और ग्रेशमा जैसी गलती न करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।